Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing the methods of the types of chlorination. Depending upon the quantity of chlorine added or the stage at which the chlorine is added, or depending upon the results of the chlorination, the types of chlorinations are classified. And in this video, we will be discussing that different types of chlorination or methods of chlorination. So let's start with the different methods. So the methods of chlorinations are plain chlorination, pre-chlorination, post-chlorination, double chlorination, super chlorination, डीक्लोरिनेशन एंड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. ऊपर की जो सभी मेथड्स है प्लेन, प्री, पोस्ट, डबल, सुपर, डीक्लोरिनेशन, सभी जो मेथड्स है ये इस वीडियो में हम सीखेंगे. ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे और ये वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा. ओके, तो अभी के वीडियो में हमसे ऊपर की जो मेथड्स है वो देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं प्लेन क्लोरिनेशन से. प्लेन क्लोरिनेशन, दिस टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ओनली द क्लोरीन ट्रीटमेंट एंड नो अदर ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन टू द रॉ वाटर. प्लेन क्लोरिनेशन यानी क्या, सिर्फ क्लोरिनेशन ही किया गया है वाटर ट्रीटमेंट में या वाटर को ट्रीट करने के लिए, तो उसे प्लेन क्लोरिनेशन कहा जाता है. जैसे हम प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं, वैसे सेडिमेंटेशन इज ऑलवेज असिस्टेड विद द कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन. अगर कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन नहीं किया गया फिर हम सेडिमेंटेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन कहते हैं. वैसे ही इधर क्लोरिनेशन कब करते हैं, जब बाकी के जो ट्रीटमेंट दिए गए जैसे कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, वाटर सैंड फिल्ट्रेशन, इसके बाद हम क्लोरिनेशन कहते हैं. अब सिर्फ प्लेन क्लोरिनेशन किसे कहेंगे, अगर सिर्फ वाटर को सिर्फ वाटर में अगर क्लोरीन ही ऐड किया गया या वाटर का सिर्फ जो ट्रीटमेंट किया गया वो सिर्फ क्लोरिनेशन से ही किया गया तो उसे हम कहेंगे प्लेन क्लोरिनेशन. देन वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर गिविंग क्लोरीन ट्रीटमेंट ओनली. अब जो वाटर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूमर तक जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे हम वो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सिर्फ क्लोरिनेशन ही करेंगे तो वो उसे प्लेन क्लोरिनेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में वेल वाटर आ रहा है, कुएं में से अगर पानी लाके अगर हम वो वाटर ड्रिंक कर रहे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्लोरीन ऐड करके उसमें की जो बैक्टीरिया, माइक्रोबियम्स, वायरसेस है उन्हें क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हमने वाटर को कौन सी ट्रीटमेंट दी, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट दी क्लोरिनेशन को, उसे भी हम क्या कहेंगे, प्लेन क्लोरिनेशन कहेंगे. देन दिस हेल्प्स इन रिमूविंग बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर एंड कलर फ्रॉम द वाटर. इसकी वजह से सस्पेंडेड सॉलिड जो है क्ले के कोलाइडल पार्टिकल्स ये रिमूव नहीं होंगे, इसमें सिर्फ रिमूव क्या होंगे, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर और कलर जो है वो ही रिमूव होगा. देन दिस टेक्निक मे बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग रिलेटिवली क्लियरर वाटर with turbidities less than 20 to 30 milligram per liter. ये जो ट्रीटमेंट है, प्लेन क्लोरिनेशन जो ट्रीटमेंट है, वो हम जो वाटर की जो टर्बिडिटी है, वाटर की टर्बिडिटी लो है, उससे ही हम क्या कर सकते हैं, प्लेन क्लोरिनेशन करते हैं. नहीं तो अगर टर्बिडिटी हाई है तो हमें बाकी के ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन ही हमें प्रोवाइड करने ही पड़ेगी. जैसे कि लेक वाटर हो गया, रिजर्वायर हो गया, डीप ट्यूबवेल्स हो गया, तो इनकी जो टर्बिडिटी रहती है वो कम रहती है क्योंकि वहाँ पे जो सेडिमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका रहता है, इसलिए उसकी जो टर्बिडिटी रहती है वाटर की, लेक की या रिजर्वायर की, वो कम रहती है. तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्लोरिनेशन अप्लाई करके वो वाटर को यूज कर सकते हैं. Then it may also be used during emergencies when full-fledged treatment uh, cannot be given, such as for supplying water to army troops during war times. अब ये जो है प्लेन क्लोरिनेशन हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे इमरजेंसी है, जैसे कि आर्मी ट्रूप्स कहीं वॉर के लिए गए तो वहाँ पे वाटर जो मिलेगा, जो वाटर मिलेगा वो वाटर को ड्रिंक करते हैं रिवर में का, लेक में का. तो उस समय जो ट्रीटमेंट है, बाकी के ट्रीटमेंट देना पॉसिबल भी नहीं रहता है. तो उस समय क्या किया जा सकता है कि जो वाटर है, वाटर को सिर्फ क्लोरिनेशन करके जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबियम्स, वायरसेस है, वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यानी कि थोड़ा जो कंटेमिनेशन है वो कंटेमिनेशन हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. The use quantity of chlorine required for plain chlorination is about 0.5 milligram per liter or more. अब इसकी जो क्लोरीन की
क्लोरीन जो हम डोज देने वाले हैं, इसमें क्लोरीन का जो डोज देने वाले हैं वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज्यादा हम क्या करना पड़ेगा, हमें डोज जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्री क्लोरिनेशन क्या है आप देखेंगे, प्लेन क्लोरिनेशन तो देखिए, प्री प्री मीन्स पहले, ये तो हमें पता है, प्री मीन्स पहले, और क्लोरिनेशन है पहले क्लोरिनेशन करना है, तो क्या है, the pre-chlorination is the process of applying chlorine to the water before filtration or rather before sedimentation coagulation। अब pre-chlorination यानी क्या कि जैसे क्लोरिनेशन नॉर्मली जनरली क्लोरिनेशन जो है वो सेडिमेंटेशन के बाद, सॉरी, फिल्ट्रेशन के बाद हम करते हैं या फिर बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्री क्लोरिनेशन क्या है, पहले ही वाटर को क्या करना है, क्लोरीन ऐड करना है, तो उसे क्या कहेंगे, प्री क्लोरिनेशन कहेंगे। और प्री क्लोरिनेशन जनरली कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन के पहले प्रोवाइड किया जाता है या फिर फिल्ट्रेशन के पहले प्रोवाइड किया जाता है। देन इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग कोआगुलेशन एंड रिड्यूसेस द लोड ऑन फिल्टर। ये जो है कोआगुलेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स वायरस बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट रहेंगे वाटर में तो वो केमिकल को कंज्यूम करेंगे, जो कोआगुलेंट हम ऐड करेंगे उसे कंज्यूम करेंगे, तो उस वजह से जो कोआगुलेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिवली नहीं होगी। अगर वो माइक्रोबियल बैक्टीरिया अगर हमने पहले ही रिमूव कर दिया तो कोआगुलेशन प्रोसेस क्या होंगे, अच्छे से होंगे। एंड रिड्यूसेस द लोड ऑन द फिल्टर्स, इस वजह से फिल्टर्स पे भी लोड कम आता है, क्योंकि फिल्टर्स में हमें पता है कि ऐसे बायोलॉजिकल एक्शन में यूज होता है, या फिर जो फिल्ट्रेशन में माइक्रोऑर्गेनिज्म भी रिमूव होते हैं, तो उस समय जो लोड आने वाला है फिल्टर यूनिट, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म का लोड नहीं आएगा, सिर्फ सस्पेंडेड सोलर और कोलोइडल पार्टिकल्स का ही आएगा, इसलिए इट रिड्यूसेस द लोड ऑन द फिल्टर्स। देन इट आल्सो रिड्यूसेस द टेस्ट, ओडर, अल्गी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। प्री क्लोरिनेशन जो है वो रॉ वाटर में की जो अदर इम्प्योरिटीज है वो भी रिमूव करेंगे, जैसे टेस्ट, ओडर, अल्गी एंड अदर microorganisms। The chlorine dose should be such that about 0.1 to 0.5 milligram per liter of residual chlorine comes to the filter point। क्लोरीन डोज हमें ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि जब वाटर क्लोरीन ऐड करने के बाद वाटर जब फिल्ट्रेशन यूनिट के पहले आएगा तब वाटर में जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो रेसिडुअल क्लोरीन 0.1 या फिर 0.5 के बीच में रहना चाहिए। Then the normal doses required are as high as 5 to 10 मिलीग्राम पर लीटर। जो नॉर्मल डोसेस लगेंगे प्री क्लोरिनेशन के, जनरली 5 टू 10 मिलीग्राम पर लीटर इतना प्रोवाइड करते हैं। Pre-chlorination is always followed by post-chlorination so as to ensure the final safety of the water। Pre-chlorination जो है वो कभी भी जो है वो उसके बाद हमें हमेशा पोस्ट क्लोरिनेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्री क्लोरिनेशन के बाद कोई अगर कहीं पे अगर कंटेमिनेशन आ गया होगा तो फिर वो कंटेमिनेशन को अगर वो कंटेमिनेशन तो रिमूव नहीं होगा, फिर वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव नहीं होंगे, इसीलिए पोस्ट क्लोरिनेशन देना जरूरी ही रहता है। प्री क्लोरिनेशन अगर हमने प्रोवाइड किया होगा तो भी। अब देखते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन क्या है, जैसे कि नाम में ये पोस्ट ने बाद में, पोस्ट क्लोरिनेशन और समटाइम्स सिंपली कॉल्ड एज क्लोरिनेशन। पोस्ट क्लोरिनेशन में ट्रीटमेंट के बाद में जो क्लोरिनेशन किया जाता है उसे पोस्ट क्लोरिनेशन कहते हैं, या फिर उसे सिंपली क्लोरिनेशन भी कहते हैं। Then it is the normal standard process of applying chlorine in the end when all other treatments have been completed। जैसे कि पहले बताया मैंने आपको कि ये जब क्लोरीन ऐड करते हैं, कब ऐड करते हैं, जब पहले के सभी ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट हमारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम जो क्लोरीन ऐड करते हैं उसे हम पोस्ट क्लोरिनेशन या सिंपली क्लोरिनेशन कहते हैं। While treating normal supplies, the post chlorination is adopted after filtration and before the uh, before the water enters the distribution system। इधर वाटर चाहिए हो रह गया, सो जो पोस्ट क्लोरिनेशन है वो हम आफ्टर फिल्ट्रेशन अडॉप्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद हम क्लोरीन जो है वो ऐड करते हैं वाटर में, और वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एंटर होने के पहले हम पोस्ट क्लोरिनेशन कहते हैं। Then the dosage of chlorine should be such as to leave a residual chlorine of about 0.1 to 0.2 milligram per liter after a contact period of about 20 minutes। अब जो पोस्ट क्लोरिनेशन में जो डोसेज डालना है, डोसेज ऐड करना है क्लोरीन का, वो इतना ऐड करना चाहिए कि जो रेसिडुअल क्लोरीन है उसके बाद में रेसिडुअल क्लोरीन 0.1 से या 0.2 मिलीग्राम पर लीटर इतना आना चाहिए कॉन्टैक्ट पीरियड 20 मिनट्स के बाद। यानी 20 ऐड करने में 20 मिनट्स रुकना पड़ेगा, और रुकने के बाद अगर हमने रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड किया तो जो
रेसिडुअल क्लोरीन की वैल्यू आनी चाहिए वो मिनिमम 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर लीटर आनी चाहिए. These residual will ensure the disinfection of water if at future recontamination occurs in the distribution system. ये जो रेसिडुअल क्लोरीन जो बताया हमने ऊपर जो बताया रेसिडुअल क्लोरीन 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, ये क्या इंश्योर करेंगे कि फर्दर जो कंटेमिनेशन होगा, जो वाटर का जो आगे जाके जो कंटेमिनेशन होगा, वो कंटेमिनेशन होते ही वो बैक्टीरिया, माइक्रोबियम्स, वायरसेस को क्या करेंगे, रेसिडुअल क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देगा. इसलिए रेसिडियल क्लोरीन जो है वो नेसेसरी रहता है वाटर. नेक्स्ट डबल क्लोरिनेशन देखते हैं. अब डबल क्लोरिनेशन क्या है? The term double chlorination is used to indicate that the water has been chlorinated twice. अब डबल क्लोरिनेशन यानी दो बार क्लोरिनेशन करना है. तो डबल क्लोरिनेशन टर्म का मीनिंग ये है कि वाटर में अगर हमने दो बार क्लोरिनेशन किया तो उसे हम डबल क्लोरिनेशन कहेंगे. जैसे प्री क्लोरिनेशन भी किया और पोस्ट क्लोरिनेशन भी किया, तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, डबल क्लोरिनेशन कह सकते हैं. The pre-chlorination and post-chlorination are generally used in double chlorination. पोस्ट क्लोरिनेशन क्यों करते हैं? पोस्ट क्लोरिनेशन क्यों करते हैं तो हमने पिछले स्लाइड में देखा. प्री क्लोरिनेशन क्यों करते हैं वो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा. पोस्ट क्लोरिनेशन जनरली ऑलवेज यूज. पोस्ट क्लोरिनेशन हमेशा हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. प्री क्लोरिनेशन हमेशा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. कब प्रोवाइड कर सकते हैं प्री क्लोरिनेशन? प्री क्लोरिनेशन इज ऑल्सो यूज व्हेन द रॉ वाटर आर हाईली टर्बिड एंड कंटामिनेटेड. जो रॉ वाटर है हमारा, जहाँ सोर्स से वाटर आया है वो हाईली कंटामिनेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसे उस समय हम क्या कर सकते हैं, प्री क्लोरिनेशन क्या है, प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये दोनों अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम डबल क्लोरिनेशन कहेंगे. Since the double chlorination uses the pre-chlorination prior to the normal post-chlorination, its advantage are the same as those of pre-chlorination. इनका इसके जो advantage है जो pre-chlorination में वही same advantage इसके भी है. Then the second unit of chlorination plant required for pre-chlorination may serve as a standby unit for emergency. अब इधर दो क्लोरिनेशन यूनिट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, प्री क्लोरिनेशन के लिए और एक डबल पोस्ट क्लोरिनेशन के लिए. या कभी कभार एक ही क्लोरिनेशन यूनिट जो है वो प्रोवाइड किया था और दोनों से वाटर जो है वो दोनों यूनिट से वाटर जो है वो क्लोरिनेट किया जाता है. तो अगर दो यूनिट प्रोवाइड किए, प्री क्लोरिनेशन के लिए अलग और पोस्ट क्लोरिनेशन के लिए अलग यूनिट प्रोवाइड किया गया, तो उस समय क्या कर सकते हैं हम कि अगर एक गलती से कुछ खराब हो गया, मेंटेनेंस का आ गया, तो दूसरा यूनिट जो है वो हमारा स्टैंड बाय रह सकते हैं ना. दूसरे यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या क्लोरीन जो है वो क्लोरिनेशन जो है वो कर सकते हैं. तो ये था डबल क्लोरिनेशन. नेक्स्ट है सुपर क्लोरिनेशन. सुपर क्लोरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू द वाटर. सुपर क्लोरिनेशन जो है वो सुपर, तो आपको पता है सुपर है ना क्या, ज्यादा या फिर हाई. तो सुपर क्लोरिनेशन यानी क्या है कि अगर हमने बहुत ज्यादा या एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ क्लोरीन अगर हमने वाटर में ऐड किया तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर क्लोरिनेशन. और उसका जो डोज है, उसका डोज सुपर क्लोरिनेशन का जो डोज रहता है 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर रहता है. दिस में बी रिक्वायर्ड in some special cases of highly polluted water or during epidemics of waterborne diseases. सुपर क्लोरिनेशन कब कहा जाता है, जब वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है, या फिर वो एरिया में पर्टिकुलरली एपिडेमिक्स आया या वाटरबॉर्न डिसीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में भी या उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, सुपर क्लोरिनेशन कर सकते हैं वाटर. It may be used when there is a reason believe that the water contains seeds of histolytica. ये जो वायरस है, ये वायरस अगर प्रेजेंट रहेगा वाटर में तो उस समय में सुपर क्लोरिनेशन जो वो सुपर क्लोरिनेशन हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. और अगर नहीं प्रोवाइड किया तो ये वायरस की वजह से हमें क्या हो सकता है, हमें भी डिसेंट्री हो सकती है. The chlorine dose should give about 1 to 2 milligram per liter of residual beyond the breakpoint in the treated water. अब इस समय जब हम सुपर क्लोरिनेशन प्रोवाइड करेंगे तो सुपर क्लोरिनेशन का डोज इस तरह डिसाइड करना चाहिए कि जो रेसिडुअल क्लोरीन वाटर में आएगा तो वो रेसिडुअल क्लोरीन 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो रेसिडुअल क्लोरीन आना चाहिए. या फिर सुपर क्लोरिनेशन ऐसी जगह भी किया जाता है जो वाटर में कलर की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है तो उस समय भी क्या किया जाता है, सुपर क्लोरिनेशन किया जाता है कलर रिमूवल के लिए. Sometimes even higher doses may be used and the resultant water is dechlorinated after the end of desired contact period. ये जो है सुपर क्लोरिनेशन में और ज्यादा हायर डोज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई करने के बाद हमें जो वाटर है वो वाटर को डीक्लोरिनेट करना पड़ेगा. डीक्लोरिनेट यानी जो एक्सेस में क्लोरीन प्रेजेंट है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो उसे डीक्लोरिनेशन कहा जाता है.
डीक्लोरिनेशन रिमूव्स बैड टेस्ट एंड ओडर्स, बट जो एक्सेस अमाउंट में जो क्लोरीन होगा सुपर क्लोरिनेशन के बाद, तो उस वजह से वाटर की जो टेस्ट है वो खराब आएंगे, उसमें स्मेल आने लगेंगे, ओडर आने लगेंगी। इसलिए डीक्लोरिनेशन करने से ये दोनों चीजें जो रिमूव हो जाएंगी, बट may render the water free from chlorine and susceptible to contamination। जो वाटर है उसके बाद डिक्लोरिनेशन का जो वाटर है वो वाटर में फ्री क्लोरीन या फ्री रेसिडुअल क्लोरीन या फ्री कंबाइंड क्लोरीन जो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उस वजह से जो वाटर का रिकंटेमिनेशन होगा, वो रिकंटेमिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा अगर क्लोरीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो। इसलिए डिक्लोरिनेशन देख के करना चाहिए। Hence, in such cases, it is desirable to again chlorinate the water by a dose of about 0.1 to 0.2 milligram per liter। अगर वैसा हुआ डीक्लोरिनेशन से, अगर पूरा जो क्लोरीन है वो रिमूव हो गया वाटर में का, तो उस समय हमें फिर से वाटर को रिक्लोरिनेट करना पड़ेगा, और जो डोज देना पड़ेगा वो 0.1 टू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर का देना पड़ेगा। तो ये था सुपर क्लोरिनेशन। देन डीक्लोरिनेशन देखते हैं क्या है। तो डीक्लोरिनेशन मीन्स रिमूविंग द क्लोरीन फ्रॉम द वाटर। एक्सेस अमाउंट में जो क्लोरीन प्रेजेंट है वाटर में वो रिमूव करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड को हम कहेंगे डीक्लोरिनेशन। देन दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन सुपर क्लोरिनेशन हैज बीन प्रैक्टिस्ड। जब सुपर क्लोरिनेशन करते तो जो रेसिडुअल क्लोरीन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उस समय क्या हो सकता है कि वो उसका इफेक्ट जो हमारे बॉडी पे भी हो सकता है, या फिर उस वजह से बैड टेस्ट और बैड ऑर्डर आ सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो वो रिमूव करना है, वो प्रोसेस को कहेंगे हम डीक्लोरिनेशन। The dechlorination process may either be carried out to such an extent that sufficient residual chlorine is remain in the water after dechlorination। डीक्लोरिनेशन करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब जो रेसिडुअल क्लोरीन रहेगा वाटर में, वो रेसिडुअल क्लोरीन जीरो ना हो, उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल क्लोरीन रहना चाहिए। जैसे 0.1 टू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर का रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट रहना चाहिए डीक्लोरिनेशन के बाद भी। अगर नहीं रहा तो फिर से रिक्लोरिनेशन करना पड़ेगा हमें। The dechlorination may be carried out to be adding certain chemicals to the water or by simply aerating the water। अब डिक्लोरिनेशन जो करना है हमें वो केमिकल्स ऐड करके करना है, तो जो केमिकल्स ऐड करते हैं उसे डिक्लोरिनेशन और या फिर डिक्लोरिनेटिंग एजेंट कहा जाता है, और बाय सिंपली एरेटिंग द वाटर। और एरेशन से भी क्या हो सकता है, वाटर में का जो एक्सेस क्लोरीन है वो रिमूव हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड डिक्लोरिनेटिंग एजेंट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, एक्टिवेटेड कार्बन। देन सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 ये भी यूज कर सकते हैं डिक्लोरिनेटिंग एजेंट, और ये सबसे चीप है, इसकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू अदर डिक्लोरिनेटिंग एजेंट। इन सोडियम मेटाबाइसल्फेट Na2H2O5, then sodium sulfite Na2SO3, then sodium bisulfite NaHSO3, देन अमोनिया एज NH4OH, अमोनिया भी है जैसे NH4OH के फॉर्म में। तो ये भी इकोनॉमिकल है बिकॉज इट फॉर्म्स क्लोरामाइंस, ये क्लोरामाइंस फॉर्म करता है, और क्लोरामाइन जो वो फर्दर जो कंटेमिनेशन है, वो कंटेमिनेशन जो होगा उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो अमोनिया है, अमोनिका वो यूजफुल रह सकता है, क्योंकि अमोनिया से क्लोरीन ऐड होगा, क्लोरामाइंस फॉर्म होगा, और क्लोरामाइंस उसके लिए यूजफुल रहता है। देन SO2 गैस में भी अप्लाइड टू वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जैसे हमने पहले ही डिक्लोरिनेटिंग एजेंट देखा, तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बी अप्लाइड टू वाटर समवॉट इन द सेम मैनर एज क्लोरीन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें अप्लाई करना है डिक्लोरिनेशन के लिए, जैसे हम क्लोरिनेशन के लिए क्लोरीन गैस अप्लाई करते हैं वाटर में। और जो इसका कांटेक्ट पीरियड है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, वो कांटेक्ट पीरियड आना चाहिए 10 टू 15 मिनट्स आना चाहिए। डोज जो है वो वाटर में उसका जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो डोज है वो 0.3 टू 0.6 ppm आना चाहिए। देन सॉरी, उतना डोज हमें प्रोवाइड करना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड का। Then, और जो डोज हमें डिसाइड करना है वो डिपेंड करेगा कितने अमाउंट में एक्सेस क्लोरीन प्रेजेंट है वाटर में। अगर वो ज्यादा अमाउंट में एक्सेस क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट डोज है वो ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर एक्सेस क्लोरीन कम है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड का डोज क्या करना पड़ेगा, कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये था डीक्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और
ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो आ जाएगा। ग्राफ्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा ब्रेक पॉइंट फ्लोरिनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।